एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं पहले। आप ज़रा आए पेज नंबर 9 पे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन टैक्सेस, पेज नंबर 9। थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस करते हैं कोई 5 मिनट के लिए, फिर आगे चलते हैं। इससे पहले जो था टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, और उससे ऊपर जो 3 अप्रोचेस लिखी हैं, मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लायंस, ये चीज़ें यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन को भी पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा इसको देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन टैक्सेस को। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ये कुछ फंड्स हैं और कुछ अकाउंट है जिसका ये नाम है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका क्या यूज़ क्या है। ऑल द रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ऑल लोन रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट एंड ऑल मनीज रिसीव्ड बाय इट इन द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन shall form part of consolidated fund to be known as federal consolidated fund। FCF का जो फंड है उसमें ये 3 तरह की चीज़ें आएंगी। एक उसके अंदर वो चीज़ आती है जो आप लोन रेज करते हैं। पाकिस्तान जो है, जिस तरह IMF का प्रोग्राम है, IMF से जाता है हर दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने कि हमें उधार दे दें, तो ये जो लोन रेज कर रहा है ये पैसे किस फंड में आते हैं? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। इसी तरह पाकिस्तान अगर वो मुल्क बन जाए जो किसी को उधार दे, किसी और मुल्क को उधार दे, मतलब एक टाइम अगर ऐसा आ जाए कि गलती से पाकिस्तान USA को उधार दे दे, ठीक है, तो जब उसकी रीपेमेंट होगी, उस उधार की रीपेमेंट होगी, तो वो रीपेमेंट कहाँ आएगी? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। इसमें तीसरी बात लिखी है ना, रीपेमेंट ऑफ एनी लोन। कोई आपने उधार दे दिया हो किसी मुल्क को, तो उससे जो रीपेमेंट आएगी वो भी इस फंड के अगेंस्ट आएगी। और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट किसी भी किस्म के रेवेन्यूज जनरेट करेगी वो भी इस फंड के अंदर आएगी। तो FCF है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इसमें क्या कुछ आता है? फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो आपने अगर किसी को लोन दिया उसकी रीपेमेंट इसमें आती है, और अगर लोन खुद से रेज किए तो वो सारे भी FCF के अंदर फॉल करते हैं। All other monies received by on the behalf of the federal government or received by or deposited with the Supreme Court or any other court established under the authority of the Federation shall be credited to the public account of the Federation। इसके अलावा बाकी जो पैसे हैं या जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, received by the Supreme Court, किसी कोई केस चल रहा है, उस केस के अगेंस्ट कुछ पैसे आ गए, वो सारे के सारे जो है वो पब्लिक अकाउंट के अंदर आएंगे। तो ये डिफ्रेंसिएशन जो है वो ICAP पूछ सकता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या है और पब्लिक अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड द पब्लिक अकाउंट, ऑल द मैटर्स custody of federal consolidated fund, withdrawals, deposit, payments from it, connected with or ancillary to the matters aforesaid shall be regulated by the act of Majlis-e Shura। मजलिस शूरा किसे कहते हैं? बोला पार्लियामेंट को। और until provision in that behalf is so made by rules made by the president। ठीक है, प्रेसिडेंट के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक मजलिस शूरा के एक्ट पे इस फंड को ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को प्रेसिडेंट के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक मजलिस शूरा एक्ट करके इस फंड को ऑपरेट करेगी। और मजलिस शूरा जो है ये पार्लियामेंट को कहते हैं। ये आपने वो अभी पढ़ा है, कंपनीज ऑर्डिनेंस है कि आई थिंक मर्केंटाइल लॉ के अंदर है, बिजनेस लॉ के अंदर, जो पहले 2 बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं आप सारे, उसके अंदर स्टार्ट में मेरे ख्याल से पहले 2 चैप्टर्स है जिसमें बताया हुआ है कि पार्लियामेंट है, एक है, वो नहीं पढ़े हुए अभी। अच्छा, उसके अंदर ये सारी डिटेल वैसे दी हुई है। मेरे पास भी कभी टाइम हुआ तो मैं आपको इससे हटके पूरी एक डिटेल कभी बता दूंगा कि एक पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट जो होती है उसमें एक अपर होती है, एक लोअर होता है। अपर जो है वो सेनेट को कहते हैं, लोअर जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज को कहते हैं, जो नेशनल असेंबली है उसे कहते हैं। फिर वो नेशनल असेंबली के बाद फिर प्रोविंशियल्स की असेंबलीज होती हैं।
तो ये सारा जो है ये इसको पार्लियामेंट कहते हैं, मजलिस शुरा। एनुअल बजट स्टेटमेंट, ये एनुअल बजट जो अभी आजकल में बजट आया, द फेडरल गवर्नमेंट शैल रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉज टू बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली a statement of the estimated receipt and expenditure of the federal government for that year. In this part referred to as annual budget statement. जो नेशनल असेंबली है, ठीक है, नेशनल असेंबली भी आपकी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होती है, ठीक है। इसमें दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एक लोअर हाउस। जो लोअर हाउस कहलाता है दैट इज नेशनल असेंबली, जो अपर हाउस है वो सेनेट कहलाता है, ठीक है। तो जो नेशनल असेंबली है वो क्या करेगी कि फेडरल गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उनकी रसीट और उनके खर्चे, इसका एक बजट बनाएगी और उस बजट को फेडरल गवर्नमेंट जो है उस नेशनल असेंबली के सामने वो बजट प्रेजेंट किया जाएगा। साल का बजट आता है, जैसे अभी रिसेंटली आया है, ठीक है, अभी जिसमें टैक्सेस और बढ़ गए हैं और कुछ जगहों पे कम तो नहीं किए खैर से, लेकिन ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, जिसमें हर बंदा आजकल एतराज़ भी कर रहा है, जिसमें सैलरीड क्लास के टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो वो आप लोग देखते होंगे फेसबुक वगैरह के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि सैलरीड क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है। इसी तरह एक्सपोर्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं, उन्हें फाइनल टैक्स से निकाल के NTR के अंदर ले आए। तो ये सारे के सारे ये क्या करती है गवर्नमेंट जो होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि पूरे साल के हमारे कितना टैक्स बनेगा, कितने हमारे खर्चे हैं, तो इस सब को पूरा करने के लिए एक बजट बनता है, इस सब को दिखाने के लिए एक बजट बनता है जो नेशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the federal consolidated fund। वो बता रहा है कि ऊपर एक बजट की समरी तो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उस समरी के अलावा उस समरी से हट के जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के खर्चे होंगे और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की रेवेन्यूज होंगे वो अलहदा से मेंशन किए जाएंगे। बल्कि बजट जो है वो नॉर्मली एक्सपेंसेस को ही कवर करता है। तो द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द FCF एंड द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड टू बी मेड फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। FCF के जो खर्चे हैं ना वो उस बजट में अलहदा से प्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। नेशनल असेंबली को ये बजट प्रेजेंट किया जाता है। उस बजट के अंदर जो नॉर्मल मुल्क के खर्चे और जो रेवेन्यूज है वो अलहदा दिए जाते हैं और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के जो एक्सपेंसेस है वो अलहदा से प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा कि FCF में आता क्या है। अभी ऊपर इनफ्लोज पढ़े थे कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में 3 तरह के इनफ्लो हैं। फिर उन्होंने नीचे बताया कि आपकी एक बजट समरी बनती है जो फेडरल गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है नेशनल असेंबली को। उस बजट के अंदर FCF के खर्चे अलहदा से शो किए जाएंगे, ठीक है। अब वो नीचे आपको बता रहा है कि FCF में खर्चे कौन से चार्ज करने हैं, एक्सपेंडिचर दैट इनकर्ड इन FCF फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, रेम्यूनरेशन पेएबल टू द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस। जो प्रेसिडेंट को तनख्वाह जाती है वो FCF से जाती है। और उसके अलावा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने आज तक कभी सही इलेक्शन करवाए हैं, हमेशा ही करवाए, चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, द ऑडिटर जनरल, इन सब की तनख्वाहें इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट की तनख्वाह ये कहाँ से निकलती है, FCF से निकलती है। हाँ, ऑडिटर जनरल अदारा है जो ऑडिट करता है गवर्नमेंट के अदारों का, उसको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। उस अदारे के अंदर जो ये उसके जो खर्चे हैं वो यहाँ से जाएंगे, ऑडिटर जनरल के जो खर्चे हैं वो यहाँ से जाएंगे, जिसका टॉप का पर्सन है जो उसको लीड कर रहा है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन पेएबल टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ द AG,
the office of the chief election commissioner and of the election commission and the secretariats of the senate and national assembly. secretariats किसे कहते हैं? दफातर. सेनेट और नेशनल असेंबली के दफातर के खर्चे. सही है. तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है ये इधर से निकलेंगे. पहले ऊपर उन्होंने उन बंदों का बताया, नीचे ये बताया कि इनके ऑफिस और इनके सर्वेंट और इनके ऑफिसर्स के खर्चे भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही चार्ज होंगे. ऑल डेट चार्जेस फॉर विच द फेडरल गवर्नमेंट इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, sinking fund charges, repayment or amortization of capital and other expenditure in connection with the raising of loan and the services and redemption of the debt on the security of the federal consolidated fund. कोई भी ऐसा खर्चा जिसमें फेडरल गवर्नमेंट लायबल है, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर केस चल गया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का और इंडिया का, रिजल्ट आया जी पाकिस्तान को तुम दिया जाए, तो उसके जो खर्चे होंगे फेडरल गवर्नमेंट के वो कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे. ठीक है. अगर आ गया कि जी इतनी पेनल्टी है, हमेशा हमारे खिलाफ ही आते हैं जो भी है, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हो गए ये कहाँ पे जाएंगे? FCF से निकलेंगे. ऑल डेट चार्जेस फॉर विच द फेडरल गवर्नमेंट इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस, रीपेमेंट और अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द रेजिंग ऑफ लोन्स. लोन रेज करने गए, ऊपर देखा पड़ा था ना कि जितने भी लोन आएंगे वो FCF के अंदर आएंगे. तो लोन रेज करने के लिए 10-12 बंदे जहाज में बैठ के गए हैं, तो वो सारे खर्चे कहाँ पे जाएंगे? FCF से जाएंगे. उन लोन के ऊपर जो डेट चार्जेस पड़ रहे हैं वो कहाँ से जाएंगे? FCF से जाएंगे. ठीक है. एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल. ये जो मैंने बात की थी वो ये नीचे लिखी है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है. एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज, या मजलिस शूरा या कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया कि फलाना खर्चा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज होना है, तो वो वहाँ पे चार्ज किया जाएगा. ठीक है. तो फिलहाल आज के लिए इसको अभी 1-1.5 सफ़ा ही पढ़ा मैंने, इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसका पढ़ते रहें. तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में क्या कुछ आता है, और एक एनुअल बजट समरी प्रिपेयर होती है जिसमें FCF के खर्चे अलहदा होते हैं, और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो अभी हमने आज के इस टॉपिक में ये पढ़ा है. ये चैप्टर खत्म होने के बाद डेफिनेशंस क्या हैं? तो ख़त्म तो होने दे पहले, तो ख़त्म होगा तो कुछ आगे कराऊंगा. मैं टॉपिक जाना करवाऊंगा, सारा कुछ करवाऊंगा इंशाल्लाह. फिक्र किस बात की है? अभी तो डेफिनेशन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं जी. अब पेज नंबर 136 पे आए सेल्स टैक्स जो हमारा चल रहा है. स्कोप ऑफ टैक्सेशन, टैक्स रेट. Sales tax at 18% charge levied and paid on the value of taxable supplies made by the registered person in the course of furtherance of any taxable activity carried on by him. सेल टैक्स का रेट क्या है जी? 18%. किस पे दिया जाएगा? टैक्सेबल सप्लाई पे. किस पे लगाया जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर. और लगाएगा कौन? जो पर्सन रजिस्टर्ड है. रजिस्टर्ड पर्सन सेल टैक्स की इनवाइस करेगा 18% के ऊपर ऑन जनरल. ये जो जनरल रेट हमारा चाह रहा है. गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान. जो गुड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएगी उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा. सप्लाईज के ऊपर लगेगा जो रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, और गुड्स जो इंपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान में उनके ऊपर टैक्स लगेगा. ठीक है. ये दो चीजें, दो पॉइंट्स इसने बताए कि सेल टैक्स कब लग रहा है. अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है तो उस पर 18% सेल टैक्स लग रहा है, और अगर कोई चीज़ इंपोर्ट की जा रही है तो उस पर ये वाला टैक्स लग रहा है. ठीक है. Where the taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, इसे अंडरलाइन करें, not obtained register number. सेल्स टैक्स
सेल्स टैक्स के अंदर कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि लायबल टू रजिस्टर हैं। लायबल टू रजिस्टर का क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि उनके लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। इसका एक क्राइटेरिया है, वो भी हम पढ़ेंगे कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि लायबल टू रजिस्टर है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लायबल टू रजिस्टर है लेकिन उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ। लायबल टू रजिस्टर है लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, तो ये कौन होंगे? अनरजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन सेल टैक्स में। ठीक है, सेल टैक्स में मैं और आप रजिस्टर्ड है नहीं ना? रजिस्टर्ड, तो नॉन रजिस्टर्ड तो हम भी हैं लेकिन हम क्या है? लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं है, तो नॉन रजिस्टर्ड तो हम भी हैं। यहां पे जो बात वो पर्सन कर रहा है कि ऐसा पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया, ये उस पर्सन की बात कर रहा है जो कौन था? लायबल टू रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, ये उसकी बात कर रहा है। ये बात याद रखनी है, ये काफी जाके आगे डिस्कस होगी। तो अभी ये जो ये वाली लाइन है ये उन लोगों के लिए लाइन है जो कि लायबल टू रजिस्टर हैं लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। उन पे क्या होगा? देयर शैल बी चार्ज लेविड एंड पेड अ फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। उन पे मजीद 4% का टैक्स लगेगा, यानी कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो 18%, अगर वो लायबल टू रजिस्टर था लेकिन उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया तो उस पर 18% जमा 4% 22% का सेल टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन ये उसके लिए जो कि लायबल टू रजिस्टर था और अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, उस पर कितना टैक्स लगेगा? फर्दर टैक्स लगेगा 4% का, जिसको फिर उसको 22% हो जाएगा। सेल टैक्स कब कब लग रहा है जी? जब आप किसी को सप्लाई करते हैं तब लगता है, और जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तब लगता है। दो जगहों पे सेल टैक्स लगता है। ऐसा पर्सन जो लायबल टू रजिस्टर था, अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, उसके ऊपर फर्दर 4% का सेल टैक्स लगेगा। However, federal government may by notification the official government specify the taxable supply in respect of which the further tax shall not be charged. जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जंगल का बादशाह है, वो ऑफिशियल गजट के अंदर बता सकता है फलानी फलानी सप्लाई के ऊपर जो है वो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना। SRO 648 डेटेड 9 जुलाई 2013 प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ पर्सन, ऐसे लोगों की लिस्ट बता दी है ऑन विच द फर्दर टैक्स एट 4% इज नॉट चार्ज्ड। ठीक है, उससे पहले बताया कि 4% चार्ज करना है, लेकिन अब वो बता रहा है ये नीचे लिस्ट दे दी है मैंने, ये वो लोग हैं जिन पे 4% चार्ज नहीं होना, बेशक वो क्या है, बेशक वो क्या है, अनरजिस्टर्ड, बेशक वो अनरजिस्टर्ड। कौन है जी? इसको एक दफा पढ़ लेते हैं, इसको आपने भी 1 2 3 दफा पढ़ लेना है, बस एक दफा सिर्फ आई के आपने पूछा, ये सिर्फ एक दफा पूछा हुआ है, तो लिस्ट पूछी हुई है कुछ 4 के नंबर की, लेकिन 1 2 दफा पढ़ लेंगे तो आपको ज़हन नशीन हो जाएगी, क्रैम्प करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद रखने ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहली बात जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर। ठीक है, घर वालों को बिजली आ रही है, उसको फर्दर सेल टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। गैस सप्लाई हो रही है, डोमेस्टिक कंज्यूमर और CNG स्टेशन, इनके ऊपर ज़रूरी नहीं है। मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, कैरोसिन ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, इन सब पे फर्दर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। गुड सोल्ड बाय रिटेलर टू एंड कंज्यूमर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड सोल्ड बाय रिटेलर टू एंड कंज्यूमर, शॉप पे जाके आप टूथपेस्ट ले तो उसके ऊपर, अब आप तो अनरजिस्टर्ड हैं तो आपको 4% सेल टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड कंज्यूमर में, एंड कंज्यूमर का सेल टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है जो कि गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आप एक रिटेल शॉप के अंदर बैठे हैं, आपका SB मार्ट है और आप लोगों को चीज़ें दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं 4% सब पे लगाई जाए। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स फर्दर 4 ना लगाएं, 18 तो लग ही रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर इंक्लूडिंग फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स एंड व्हीकल्स, ये वाली सप्लाईज भी अगर एंड कंज्यूमर को कर रहे हैं
तो तब भी उनको जो है वो फर्दर 4% लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइटम्स लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल में जो आइटम्स दिए हैं उन पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा 4% का। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार न्यूमेरिकल में करेंगे और मैं आपको बार बार यहाँ से रेफर करूंगा। सही है, तो इन तीनों पॉइंट को लिख लें कहीं पे, वो हाईलाइट कर लें। सेकेंड हैंड वॉर्न क्लोथिंग, अदर वॉर्न आर्टिकल्स फॉलिंग अंडर PCT हेडिंग, सप्लाइज बाय स्टील मेल्टर्स, रीलोरर, शिप ब्रेकर्स ऑपरेटिंग अंडर चैप्टर 11 ऑफ द सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल, सप्लाइज कवर्ड अंडर द 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में क्या आ रहा था? एक्सपोर्ट्स, हाँ, तो उनके ऊपर भी फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। सप्लाइज मेड टू द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को सप्लाई की तो वो भी इसके अंदर फॉल नहीं करेगी। सप्लाई ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन शुगर की सप्लाई की तो उस पर 4% नहीं लगेगा। 4-5-6 चीज़ें तो ऐसी हैं जो इंतहाई आसान है, ये ज़हन में रह सकती है। बिजली की कंजप्शन अगर करवा रहे हो उन पे नहीं लगना, गैस दे रहे हो उस पर नहीं लगना, एंड कंज्यूमर को गुड्स दे रहे हो उन पे नहीं लगना, खाने पीने की चीज़ें एंड कंज्यूमर को दे रहे हो उसके ऊपर नहीं लगना, और क्या था, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो उन पे नहीं करना। 5 पॉइंट तो यहाँ पे बैठे बैठे याद हो गए। ठीक है, एक आधी दफ़ा और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। थर्ड आइटम्स शेड्यूल के अंदर आइटम्स दिए हो उनके ऊपर 4% नहीं लगना। 6 पॉइंट तो साथ से हैं। शुगर से भी याद रखें ना, जो आप चाय में सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच डालते हैं, ठीक है, तो उस पर भी नहीं लगना। आगे चले, टैक्स ऑन दी टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफाइड इन दी 3rd शेड्यूल। अब ये 3rd शेड्यूल की बात कर रहा है भाई, सीधी सी बात है। 3rd शेड्यूल के ऊपर मैंने आपको बड़ी क्लियर कट बात बताई है कि 3rd शेड्यूल वो चीज़ है जहाँ पे सेल्स टैक्स जो है वो रिटेल प्राइस पे लगेगा, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई रिटेल प्राइस है। ठीक है, तो रिटेल प्राइस पे 18% लगेगा। और रिटेल प्राइस कौन सी होती है? वो प्राइस जो रिटेलर ने या मैन्युफैक्चरर ने डब्बे के ऊपर इम्पोज की होगी, उसमें प्राइस भी लिखी होगी रिटेल प्राइस, टैक्स की अमाउंट भी लिखी होगी और टोटल अमाउंट भी लिखी होगी। लिखा होगा कि रोज पेटल का जो डब्बा है वो 100 रुपए का है, ये उसकी रिटेल प्राइस है, इस पे सेल टैक्स है 18%, और इसकी टोटल प्राइस 118। ये इम्बोस होगी उस आइटम के ऊपर। ठीक है, और ये 20 आइटम्स हैं जो 3rd शेड्यूल के अंदर आते हैं, और ये 20 आइटम नीचे नोट में लिखे हुए हैं। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ये वो आइटम्स हैं रिटेल 3rd शेड्यूल वाले जिन पे 4% नहीं लगता। तो ये नीचे उसने लिस्ट दे दी है कि इसमें क्या कुछ आता है। फ्रूट, जूसेस, वेजिटेबल्स, टॉयलेट सोप्स, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, मिल्की ड्रिंक्स, शेविंग क्रीम्स, पाउडर्स, ड्रिंक्स, परफ्यूमेट्री, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट्स, आइसक्रीम, टी। हाँ नहीं, उसने तो पूरा ही लिखा था, मैंने कंबाइन कर दिया। टी, सीमेंट, एरिएटेड वाटर, शू पॉलिश, सिरप्स, कॉशियस, मिनरल, सिगरेट्स, अदर हाउस होल्ड एंड स्पेसिफाइड आइटम्स। ये कितने बन गए? 20। किसको निकाल दो? क्यों लिखा हुआ है? उनको लगाना चाहिए था, वो मैं बताता हूँ उनके साथ क्या हाल किया हुआ। ठीक है, ठीक है जी, ये वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स 18% का नहीं लगता। पढ़ लिए आइटम्स है? मैंने कहा 18% का नहीं लगता, कितना नहीं लगता है? मैं तुम्हें सीट बदलनी है। अब जब आवाज आई ना सीट बदल देनी है, वो पीछे बिठा देना हमजा के साथ। एज पर SRO नीचे है 8 मार्च 2023, फेडरल गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड टू चार्ज सेल टैक्स एट 25% ऑन इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई ऑफ 3rd शेड्यूल आइटम्स। ये वो 3rd शेड्यूल आइटम्स हैं जिसकी अगर इंपोर्ट करके सप्लाई कर रहे हैं तो इन पे 25% लगता है। ऊपर वाले थे 18%, वो थे टोटल आइटम्स। लेकिन अगर इन आइटम्स को इंपोर्ट करेंगे और ऐसे ही सप्लाई कर देंगे तो इस पे क्या लगेगा? 25% सेल टैक्स। तो ये वही आइटम्स इसके अंदर आए हुए, कुछ 10 आइटम्स ऐसे आए जिन पे 25% सेल टैक्स लगेगा। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, कुछ चीजें ऐसी हैं
The federal government is empowered to prescribe any higher or lower rate of tax in respect of any class of taxable goods. Federal government है directed to charge sale tax at 25% on import and subsequent supply of goods. ये भी कुछ ऐसी आइटम्स दी हैं जिनके ऊपर जिनकी इंपोर्ट और सप्लाई के ऊपर 25% टैक्स लगेगा. इनको जब बस एक दफ़ा देख लीजिएगा, इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे इसमें चॉकलेट्स वगैरह आ रही हैं, फुटवेयर्स आ रहे हैं, फर्नीचर, जैम्स, जेलीज, सन ग्लासेस आ रहे हैं, ऐसी रेगुलर जो रोज़मर्रा की चीज़ें तकरीबन वही है इसमें. क्या सॉरी समझ लगी क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर बताएं. पॉइंट नंबर तो व्हीकल्स एंड सीपीयू यूनिट है. ऊपर वाले का पॉइंट नंबर 2 क्या है? ऊपर वाले का पॉइंट नंबर 2 ई सिगरेट्स. सिगरेट ही समझ ले, सिगरेट समझ ले, बिजली के साथ चलने वाला सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट. हाँ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यार लिखा हुआ है उसने ई सिगरेट. मोर ओवर सेल टैक्स एट 25% विल बी चार्ज द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा ऊपर वाला जो टेबल था वो कह रहा था कि ये वाली जो आइटम्स हैं इंपोर्ट करके सप्लाई करेंगे तो इसमें 25% लगेगा. ये नीचे 3 आइटम ऐसी हैं अगर लोकल मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं तो इनकी सप्लाई पे भी 25% लगेगा. लोकली मैन्युफैक्चर असेंबली एसयूवीज एंड सीयूवीज गाड़ियों की बात कर रहे हैं. अगर आप लोकली बना रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर असेंबल व्हीकल्स इंजन कैपेसिटी जिनकी 1400 से ज़्यादा है, और लोकली मैन्युफैक्चर असेंबल डबल कैबिन 4x4 पिकअप व्हीकल्स. तो ये 3 आइटम्स ऐसी हैं, ये अगर पाकिस्तान में भी बन रही हैं और इनकी सप्लाई पे भी 25% लगेगा. कोई नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी, सीए कर लें बस. ठीक है, तो ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स थी. सबसे पहले जिन पे 18% था, फिर 25% ऑन दी इम्पोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई, और फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग भी लोकल करके जो बेच रहे हैं, ये 4 आइटम्स उन पे भी 25% सेल टैक्स लगेगा. लिखा तो हुआ है. एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? एक बात याद रखनी है कि जो एक्स्ट्रा टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स इट इज इन एडिशन टू सेल टैक्स. ठीक है, इट इज इन एडिशन टू सेल टैक्स. लेकिन इसका कैप है. इसका कैप ये है, ये मैक्सिमम 18% तक लगेगा. मैक्सिमम 18% तक. मिसाल के तौर पे सेल टैक्स अगर 18% है तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा टैक्स भी इस पे लगा दिया जाए 2% का, तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 20%. सेल टैक्स 18% का है तो एक्स्ट्रा टैक्स 15% का भी लग सकता है. सेल टैक्स 18% का है तो एक्स्ट्रा टैक्स 20% नहीं लग सकता. समझ लगी है? आप दोनों को समझ लगी है? लास्ट में आपको समझ लगी है क्या पढ़ाया है? क्या पढ़ाया है? ये लास्ट वाली बात क्या की है? सेल टैक्स इंक्रीज नहीं करेगा. एक्स्ट्रा टैक्स की कैप कहां तक होगा? मैक्सिमम कहां तक होगा? हाँ, सेल टैक्स तो होता ही एक हद तक है, मैक्सिमम की तो सेल टैक्स की बात ही नहीं की मैंने. सेल टैक्स तो 16% होता ही नहीं है. फोकस करें मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बातों पे कम फोकस करें. सेल टैक्स जनाब 18% ही होता है. सेल टैक्स का कोई ताल्लुक नहीं है एक्स्ट्रा टैक्स के साथ. एक्स्ट्रा टैक्स इन एडिशन टू सेल टैक्स है. समझ लगी है? जो एक्स्ट्रा टैक्स है, सेल टैक्स मेरा 18% पे फिक्स है. जो एक्स्ट्रा टैक्स है दैट इज इन एडिशन टू सेल टैक्स. ये 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3, 4, 15, हद 18 तक जाएगा, 19 नहीं हो सकता. समझ लगी अब? तो एक्स्ट्रा टैक्स जो है ये वेरिएट करता है. सेल टैक्स तो फिक्स है,